हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए एमपीपीजीसीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स हैव द डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रो पावर होता क्या है। हाइड्रो पावर के बारे में दो बहुत फेमस वर्ड यूज होते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम उसको हाइड्रो पावर के रूप में जानते हैं और कहीं कहीं उसे हाइडल पावर के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी इसमें जो माइनर डिफरेंस है उसको समझिएगा। हाइड्रो पावर का मतलब है कि जो पानी का जो फ्लो है, पानी जो नेचुरली फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की एनर्जी का यूज करते हुए हम किसी टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रो पावर। अगर उस पानी को हम लोग स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद फिर उसका यूज करेंगे, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं, जिसमें पानी को रोका जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद फिर उसको टरबाइन के साथ टरबाइन पर गिराया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है। तो ऑलमोस्ट प्लांट हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं ज़्यादातर। इसमें जो जो पानी है उसको ऊपर से गिराया जाता है और उस पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम टरबाइन को घुमाने की कोशिश करते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जो शाफ्ट को घुमा देता है, जनरेटर की शाफ्ट को, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसमें मैंने ये डिफरेंस बता दिया। और अगर इसका सीधा सीधा हम एक अर्थ निकालेंगे तो वो ये है कि जब भी पानी का यूज करके, पानी का यूज मतलब पानी के फ्लो का यूज करके, पानी की एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हाइड्रो एनर्जी करेंगे। पानी का यूज नहीं, क्योंकि पानी का यूज तो थर्मल में भी होता है, लेकिन थर्मल में पानी का यूज किसी भी टरबाइन को घुमाने के लिए नहीं होता है। उसमें टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का यूज करते हैं। तो यहाँ हम जो पावर वहां पर यूज होती है वो थर्मल पावर यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं, और यहाँ हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इसको हाइड्रो प्लांट्स कहेंगे। तो हाइड्रो प्लांट्स में दो तीन सेगमेंट हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, किसी भी हाइड्रो प्लांट के लिए जरूरी है कि पानी को स्टॉप करके, बना करके उसको रोका जाए, और इसी मशीनरी काम को हम लोग कहते हैं डैम। तो आप देखेंगे बिना किसी डैम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगभग लगभग ना के बराबर चल सकते हैं, बिना किसी डैम के। हालांकि कई जगहों पर पानी के सीधे फ्लो को भी यूज करके एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। अधिकांश जगहों पर पानी को डैम के द्वारा रोका जाता है और फिर उस पानी को एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा, स्पेशल उसके पाथवे के द्वारा उसको टरबाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये उस डैम का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जहां पर आप देखेंगे ये डैम का एरिया है, जो रिजर्वियर है जहां पर पानी भरा हुआ है, और उसके बाद आएंगे आगे तो ये आपको टरबाइन दिखाई देगा, और टरबाइन के ऊपर जो लगा हुआ है वो जनरेटर है, और जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और सीधी आपने देखा कि ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए चली गई है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ये टरबाइन का एरिया है कि टरबाइन पर पानी गिरता है। टरबाइन इस पूरे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, प्लांट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है टरबाइन, क्योंकि टरबाइन ही सबसे महंगा उपकरण है। उसमें टरबाइन के साथ कनेक्टेड जो जनरेटर की शाफ्ट है वो, इसके अलावा उसमें सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत कम है। टेक्निकल जो चीजें शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं यहां से टरबाइन को रोटेट करने से। अब हम समझते हैं इस हाइड्रो प्लांट के बारे में कुछ और जानकारियां। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रो पावर प्लांट में अगर मैंने कोई प्लांट बनाया और वहां से उस पानी को फ्लो कराया नीचे, और उस फ्लो करते हुए पानी ने टरबाइन को घुमा दिया और पानी घुमा करके चला गया, निकल गया, तो मैंने उसकी एनर्जी का यूज किया और पानी वो चला गया यूज के लिए, आगे रिवर में उसको कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। लेकिन अगर मैंने पानी को यहां से अपर हेड से नीचे छोड़ा है, और पानी जब नीचे जाएगा और नीचे मैंने उसको स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद पंप सेट से उस पानी को फिर से ऊपर मैंने चढ़ा दिया, और यानी पानी में फिर से मैंने ऊपर उसको अपर हेड पे ले आया और फिर से उसको यूज किया, तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पानी को स्टोर किया है। अगर हम पानी को स्टोर करेंगे तो पावर हाउस जो होता है वो रिवर का जो फ्लो होता है उसको विथ स्टोरेज कहते हैं, और जब इसका पानी को स्टोरेज नहीं करते हैं, पानी को सीधा रिवर में छोड़ दिया जाता है, तो इसको विदाउट स्टोरेज के नाम से हम लोग जानते हैं, पावर प्लांट के नाम से।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से। तो इस तरह से पावर प्लांट की बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कैटेगरीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कौन कौन सी कैटेगरियां होती हैं उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसका मॉड्यूल समझेंगे ये कैसे काम करता है। देखिए पहला आप दिखाई दे रहा होगा कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लोड, उस पर कितना लोड है उसके आधार पर तय करते हैं कि कौन कौन से पावर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उसमें दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। बेस लोड का मतलब है वह मिनिमम लोड जिस पर उसको चलाया जा सकता है, और पीक लोड वो है कि जितनी कैपेसिटी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स हैं उनको बेस लोड पर ही चलाया जाता है। बेस लोड पर इसलिए चलाया जाता है कि पीक लोड तब आता है जैसे रनी सीजन आता है, उस समय जो पीक लोड आता है उनके ऊपर, तब उसको चलाया जाता है, वरना उसके नहीं चलाया जाता है। तो बेस लोड और पीक लोड दो तरह के ये पावर प्लांट हो सकते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ हेड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हेड वो सेक्शन है जहां पर पानी को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, ये वो सेक्शन है। और ये वो सेक्शन है जहां पर आपने देखा होगा कि टरबाइन से इसको घुमाया जा रहा है, इस फ्लो से टरबाइन को घुमाया जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो अगर इसकी ऊंचाई, हेड की ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में अगर 10 मीटर से कम का डिफरेंस है तो उसको मैं कहूंगा लो हेड। अगर उसकी ऊंचाई 10 से लेकर के 100 मीटर के बीच में है, इस पूरी ऊंचाई है, या तो ये 10 मीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है, या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर मोर देन 100 है और लेस देन 100 है और इसके अलावा लेस देन 10 है, तो 10 से कम है तो लो हेड प्लांट होगा, और लगभग 100 तक है, 100 के नीचे है तो उसको हम लोग कहेंगे मीडियम हेड का है, और उससे भी ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे हाई हेड प्लांट्स। प्लांट का हेड जितना ऊंचा होगा हाइड्रो पावर प्लांट का, उतना ही फ्लो बहुत अच्छा होगा, पेनस्टॉक में बहुत अच्छी पावर आएगी और हम टरबाइन को बहुत तेजी से घुमा पाएंगे। तो ये हो गया किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेड और द हाइट्स ऑफ हेड, उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वांटिटी पर, जैसे मैंने अभी कहा, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, यानी नदी का पानी बह रहा है उसको बिना किस स्टोर किए हम लोग सीधा टरबाइन पर छोड़ देते हैं, तो सीधा टरबाइन पर यूज कर लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रन ऑफ विदाउट पॉन्डेज। और अगर हम इसी को करते समय वहां पर पहले पानी को स्टोरेज करेंगे, उसके बाद उसको पेनस्टॉक के द्वारा टरबाइन पर लाया जाएगा, तब हम उसको कहेंगे रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। स्टोरेज टाइप्स प्लांट्स जो होता है, स्टोरेज टाइप प्लांट्स वही होता है जिसमें स्टोरेज हम लोग कर लेते हैं और उसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं, हमेशा ऐसे प्लांट नहीं चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो सदैव नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन प्लांट से जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी डिमांड को बहुत कम मात्रा में पूरा कर पाती है। अगर मैं कहूँ इंडिया में केवल 10% टोटल एनर्जी का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से प्रोड्यूस होता है, 10% केवल। दुनिया में एक ही देश है जिसका नाम है नॉर्वे, जो अपने यहाँ की अपने यूज की टोटल एनर्जी का 96% हाइड्रो से यूज करता है, और उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे एंड यूरोपियन कंट्री है जो 96% यूज करता है अपनी हाइड्रो पावर का, अपनी कंट्री में यूज करता है हाइड्रो पावर का। तो ठीक, इंडिया में केवल 10% है। इसके अलावा पंप्ड स्टोरेज पीक लोड प्लांट, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो पंप से उसको पानी को फिर से ऊपर अपर हेड में भेज दिया जाता है। तो एक तो ऐसे भी प्लांट हो सकते हैं। मिनी एंड माइक्रो प्लांट्स, जहां पर एनर्जी बहुत कम मात्रा में बनाई जाती है और जो बहुत पहले से बना दिए गए थे वो प्लांट भी कुछ काम कर रहे हैं, उनको मिनी और माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। तो ये बेसिक कैटेगरी है। इसके अलावा और भी कैटेगरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कौन से प्लांट में कैसा टरबाइन यूज किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टरबाइन भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा उसके साइज के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनकी डिवीजन हम कई बेस पर कर सकते हैं। तो बेसिक डिवीजन मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है। अवेलेबिलिटी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेड की जो ऊंचाई है उसके आधार पर जो डिवीजन होता है वो सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है, और इसको ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लांट है वो काम कैसे करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर यानी कि एक तालाब, जलाशय।
ये आप प्लांट को अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो इसके पीछे पूरा का पूरा रिजर्वायर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा रिजर्वायर बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, यानी हमने ये डैम बनाया है और डैम के पीछे पूरा का पूरा रिजर्वायर बना हुआ है जो पानी को हमने स्टोरेज कर लिया है। तो ये तो तय है कि ये स्टोरेज वाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसके बाद देखेंगे डैम, तो डैम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा यहां से यहां करके जो गेट बना हुआ है, यहां से ये नीचे तक पूरा का पूरा डैम बना हुआ है। ये पूरा का पूरा डैम बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज ट्रेस रैक। ट्रेस रैक यानी कि कचरा रैक। इसको ध्यान से समझेंगे, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहां पर एक जाली लगाई गई है। ये जाली इसलिए लगाई गई है कि जब इस रिजर्वियर का पानी इस टनल में जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पेनस्टॉक, तो जब इस पेनस्टॉक में जाएगा तो बहुत रैपिडली जाएगा और सीधा टरबाइन पे जाके कनेक्ट होगा। आपने देखा होगा कि सीधा यही टरबाइन पे कनेक्ट होगा तो टरबाइन को घुमाएगा। तो उस टरबाइन, मैंने बताया कि बहुत महंगा एक इक्विपमेंट्स होता है और टरबाइन बहुत जरूरी इक्विपमेंट्स होता है। अगर टरबाइन काम करना बंद कर देगा तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कोई भी मतलब नहीं है वहां पर, फिर उसके हम एनर्जी जनरेट वहां पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस पर किसी प्रकार का कोई भी कचरा ना जाए, उस कचरे को रोकने के लिए यहां पर ट्रेस रैक बनाई जाती है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कचरा इस तक ना पहुंचे। ठीक। नेक्स्ट वन इज गेट। गेट आप लोग समझते ही हैं, डैम में गेट पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं और ये लिखा हुआ है ना कंट्रोल गेट। जैसे गेट खुलेगा तो वाटर इनटेक इसमें पेनस्टॉक में चला जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं और पेनस्टॉक यानी कि जल द्वार, और इसी जल द्वार से पानी जाकर के सीधा, क्योंकि पेनस्टॉक ही सीधा कनेक्ट होता है टरबाइन से। और उसके बाद जैसे पेनस्टॉक मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक भी वाटर कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। इसमें सर्ज टैंक आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें सर्ज टैंक यहां पर लगाया जाएगा, यहां पर सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का यूज क्या होता है तो उसको समझते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है कि जैसे अगर फ्लो जा रहा है उसके पास, टरबाइन के पास, और फ्लो अगर जरूरत से ज्यादा हो गया, उस फ्लो को कम करने के लिए जो एक्सेस वाटर है वो सर्ज टैंक में सेव हो जाता है। जैसे वाटर सर्ज टैंक में चला जाएगा तो एक लिमिटेड और कंटेंट फ्लो जाएगा किसके पास, टरबाइन के पास, और जो एक्सेस वाटर है वो सर्ज टैंक में सेव हो जाएगा। और जैसे ही फ्लो कम होगा तो सर्ज टैंक का जो वाटर है वो फिर से किस पे चला जाएगा, टरबाइन पे चला जाएगा। तो टरबाइन को एक कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो मिलेगा वाटर का, जितनी उसको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, जरूरत से कम भी नहीं मिलेगा। तो सर्ज टैंक इस फ्लो को कंट्रोल करता है। तो सर्ज टैंक बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स है किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। नेक्स्ट वन इज स्पिलवे। स्पिलवे आप जानते होंगे कि ये रिजर्वियर में जो एक्सेस वाटर होता है, जो हाई फ्लड लेवल होता है रिवर का, उससे ज़्यादा पानी अगर डैम में आ जाता है तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए हम बहुत एक तरह के स्पिलवे बनाते हैं जहाँ से उस पानी को छोड़ दिया जाता है। यानी डैम का जो परफेक्ट लेवल है, हाई लेवल है, वहाँ तक पानी भर जाता है, उससे ज़्यादा पानी होगा तो उसको एक्सेस पानी को निकालने के लिए स्पिलवे बनाए जाते हैं। तो ये डैम का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज पावर हाउस। पावर हाउस आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर एक शाफ्ट कनेक्ट है जो कि जनरेटर से कनेक्ट है। तो ये जो जनरेटर जहां पर रखा हुआ है और जहां से हम लोग करंट को ले रहे हैं, इस पूरे सेक्शन को कहते हैं पावर हाउस। यही केवल पावर हाउस है, ये पूरा तो प्लांट है, ये पूरा एक प्लांट है। और इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे रिजर्वियर उसका एक बड़ा पार्ट है, रिजर्वियर, डैम उसका एक बड़ा पार्ट है, डैम, और तीसरा पार्ट है उसका पावर हाउस। तीसरा पार्ट है उसका पावर हाउस, जहां से इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसमिशन लाइन से भेज दिया जाता है जहां उसको भेजना होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक टरबाइन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रोलिक टरबाइन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि ये टरबाइन ही पेनस्टॉक से इसके एनर्जी को लेता है, वाटर एनर्जी को, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है जनरेटर की सहायता से और उसकी शाफ्ट के द्वारा उसको से जोड़ करके उसको टरबाइन को घुमा देता है, टरबाइन शाफ्ट को घुमाती है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जिसको ट्रांसमिशन लाइन से भेज दिया जाता है। तो आप समझ पाए किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सबसे जरूरी कंपोनेंट्स हैं। आप समझ गए होंगे रिजर्वियर क्या है, डैम क्या है, ट्रेस रैक क्या है, गेट क्या है, सर्ज टैंक क्या है, पेनस्टॉक क्या है, स्पिलवे क्या है, पावर हाउस क्या है और हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए, किस किस का क्या काम है मैंने आपको बताया है। और इसमें सर्ज टैंक एक ऐसा है जिसका बहुत जरूरी काम होता है, क्योंकि ये फ्लो को कंट्रोल करता है जो टरबाइन पर जा रहा है, टरबाइन पर वाटर का जो फ्लो है उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं
कि इंडिया में कौन कौन से फेमस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया में जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का केवल 10% ही हाइड्रोलिक एनर्जी से क्रिएट किया जाता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बनाया जाता है। बाकी का सारा हम थर्मल से, विंड से, सोलार से और न्यूक्लियर से बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो 1897 में लगाया गया वेस्ट बंगाल में, और इसे किसी रिवर पर नहीं लगाया गया। इसके लिए ये बनाया गया कि इसमें जो सोर्स ऑफ वाटर हैं उसको 3 है सोर्स ऑफ वाटर। पहला है कोतवाली फ्लूम, ये पानी का बहाव है, और दूसरा है हॉस्पिटल फ्लूम, और तीसरा है बरबतिया फ्लूम। ये बरबतिया फ्लूम, इन तीनों से जो पानी आता है, 3 धाराओं से जो पानी आता है, इसको 4-वे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है और यहां से पेनस्टॉक की सहायता से इसको भेज दिया जाता है टरबाइन पर। ये इसका क्या बनाया गया है, पेनस्टॉक, और जाएगा ये टरबाइन पर, और इस टरबाइन को जब ये घुमा देगा तो टरबाइन से जो जनरेटर कनेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी को बना देगा। तो पहला पावर प्लांट है 1897 में इसको बनाया गया, और ये लगभग 87 के आसपास बंद हो गया था। वहां पर जो लैंडस्लाइड हुए थे उस कारण से ये डिस्टर्ब हो गया और ये काम करना बंद कर दिया था। लेकिन 1997 में इसकी जो सेंचुरी आ रही थी, इसके एस्टेब्लिशमेंट की सेंचुरी, उसमें उसको यादगार बनाने के लिए इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया, इसको रिवाइव किया गया। तो अभी ये रिवाइव कंडीशन में है, चल रहा है, और हाल ही में इसे हमने एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, दैट इज हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो 1897 का पहला जो सिद्रापोंग में बनाया गया वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में, वह अब कल्चरल हेरिटेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी इंक्लूड होता है, जिस पर किसी नदी से पानी नहीं आता है, वो किसी नदी के पानी का यूज नहीं करता है, बल्कि पानी की 3 अलग अलग फिल्म का यूज करता है, जिसमें कोतवाली फिल्म है, हॉस्पिटल फिल्म है और बरबतिया फिल्म है। उन तीनों को एक स्टोरेज टैंक में, 4-वे टैंक में इकट्ठा करके और पेनस्टॉक से टरबाइन पर छोड़ दिया जाता है। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले से ये काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, ये केबी में करता है, 1000 केबी में, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, टेहरी डैम। टेहरी इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, विद द हाइट ऑफ 855 फीट, 855 फीट, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये भागीरथी रिवर पर है। भागीरथी रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है भागीरथी, जो मिलती है किससे, अलकनंदा से। जब ये दोनों मिलती हैं तो उस जॉइंट को कहते हैं हम लोग गंगा, तब बनती है द रिवर गंगा। तो गंगा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का एक समायोजन है, और ये दोनों जब मिलती हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग, वहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो यानी गंगा बनने से पहले जो भागीरथी पर जो बना हुआ है ये है टेहरी डैम। 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2006 में ये बनके पूरा हो गया, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, सबसे ऊंचा डैम है, भागीरथी रिवर पर है, प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड स्टेट के गढ़वाल में यह स्थित है, और सबसे ऊंचे डैम में से डैम है। नेक्स्ट वन, भाखड़ा डैम। आज़ादी के बाद अगर कोई भी डैम प्रोजेक्ट सबसे पहले चलाया गया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसका नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डिफरेंट डैम्स, भाखड़ा एंड नांगल। भाखड़ा एंड नांगल बोथ डैम आर लोकेटेड नियर बाय 10 किलोमीटर टू ईच अदर, 10 किलोमीटर टू ईच अदर, दोनों रुके हुए हैं, एंड बोथ बिलोंग्स टू द रिवर ऑफ सतलज रिवर पर बने हुए हैं। और इसकी जो हाइट है वो है 226 मीटर, 226 मीटर इसकी हाइट है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1325। ये लोकेटेड है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। जब ये बना था तब इसको पंजाब में था, आज हम उसको हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक रीजन है बिलासपुर, वहाँ पर ये, इससे बिलासपुर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था
और इस प्रोजेक्ट को 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था और कहा था कि ये देश के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों में ज़रूरत की सप्लाई करेगा, चाहे वो इरिगेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या अदर ड्रिंकिंग वाटर हो, उन सब के लिए कार्य करेगा। और आज भी भाखरा नंगल एक पावरफुल प्रोजेक्ट में से एक है जो इंडिया में स्थित है। नेक्स्ट वन इज किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज कंप्लीटेड बिटवीन 2007 टू 18। इसका मतलब है कि ये बहुत लेटेस्ट प्रोजेक्ट है एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द रिवर किशन गंगा it is only 37 meter and it has the 330 megawatt installed capacity of electric power। तो ये याद रखिएगा, किशन गंगा जम्मू कश्मीर में है। जनरली लोग ये गैस नहीं कर पाते हैं कि किशन गंगा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट वन, करचाम वांचगू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर दैट इज आल्सो इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम 2005 टू 11 और सतलज रिवर पर बना हुआ है। 98 मीटर ऊंचा है और 1000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में बनी हुई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उस पर बनाई गई है। नेक्स्ट वन, इंदिरा सागर डैम, इसको इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेट किया था अक्टूबर 1984 में, जस्ट आई थिंक 9 days बिफोर हिज डेथ, बिफोर हर डेथ। I think 21 of October she inaugurated this dam and it completed in 2005 and its location is in खंडवा मध्य प्रदेश। ये एमपी के खंडवा में है on the river Narmada and it is 92 meter height and it has installed capacity of 1000 megawatt, one of the biggest project in the state of Madhya Pradesh, inaugurated by then Prime Minister Indira Gandhi before just 9 days before her death। Nagarjuna Sagar Dam that is located in the state of Telangana, which was completed between 1955 to 1967 and it belongs to the state of Telangana and Andhra Pradesh on the river Krishna and it is 124 meters height and it has the installed capacity of 816 megawatt electricity। तो ये साउथ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल साउथ इंडिया के, उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है एंड वी हैव सो मेनी अदर प्रोजेक्ट। यू हैव टू कीप इन योर माइंड द रिवर एंड देयर लोकेशंस ऑफ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड। जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर जो बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में मचकुंड प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, मचकुंड। इन द सेम वे सरदार सरोवर इन गुजरात एंड बैराशिउल in Himachal Pradesh, Bhakra Nangal we have discussed। Next is Dehar Hydraulic and Byas River, Nathpa Jhankri in Himachal Pradesh, Salal, Jammu Kashmir, Uri in Jammu Kashmir on Jhelum River, and another is Swarna Rekha in Jharkhand, Kalindi in Karnataka, Shravati in Karnataka, Kaveri in Karnataka, केरला में पेरियार रिवर पर पेरियार प्रोजेक्ट इडुकी प्रोजेक्ट है और बाण सागर मध्य प्रदेश का बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों का एक जॉइंट वो है प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इंदिरा सागर वी हैव डिस्कस्ड। रेहंद एमपी एंड यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। कोयना महाराष्ट्र में है और मणिपुर में है। लेमटक लोकटक जो उस पर बना हुआ है। इन द सेम वे वी हैव वालीमेला हाइड्रो इन उड़ीसा, हीराकुंड ये भी उड़ीसा में है और आपको पता होगा हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट डैम 408 किलोमीटर का डैम है, बहुत लंबा डैम है और ये एक कंपोजिट डैम है, मिक्स डैम है। नेक्स्ट इज रंगेत इन सिक्किम। तीस्ता इज आल्सो फेमस इन सिक्किम। टेहरी वी हैव डिस्कस्ड। Baspa in Himachal Pradesh, Nathpa Jhankri we have discussed, and the Pando Dam, Chamera 1 and Chamera 2, Pong and Dulhasti. Dulhasti is the prominent which can be asked in the exam. Next one. Now we have some factual knowledge about the dams. Just we have the highest dam in India is Tehri Dam located in Uttarakhand and it is 260.5 meter in height and located on the river of
भागीरथी in Uttarakhand. This is the highest dam of India. Next one, Hirakud Dam. Hirakud Dam is the length of main dam is 4.8 kilometer. That is the longest dam on Mahanadi. Mahanadi. That is in Odisha. Keep in your mind. Next, Kalindi Dam. That is the oldest dam of India. It is expected that it was constructed during the 1000 BC to 100 AD. 100 AD के बीच में इसको बनाया गया. दैट इज इन तमिलनाडु इन कावेरी रिवर, ऑन कावेरी रिवर. तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है. तो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में ये समझे कि वो कैसे काम करते हैं. इंडिया में फेमस कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है. सबसे पहला कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये. और दूसरा, वर्ल्ड में हमको ये याद रखना है कि नॉर्वे इज ओनली कंट्री विच हैज 96% ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शेयर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी. 90% हाइड्रोस का ही यूज करता है. इंडिया का जो शेयर है उसको हम लोग देखेंगे तो इंडिया का जो शेयर है अभी केवल 10% है. इंडिया शेयर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 10%. इसका कारण है कि इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सदैव नहीं चलते हैं, हमेशा नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि उन पर इतना सारा बेस लोड नहीं होता है. पीक लोड भी उन पर नहीं आता. पीक लोड जब आता है तो उस समय उनको चलाया जाता है. पीक लोड पर हमेशा ही चलाए जाते हैं थर्मल पावर, है ना. इनको बेस लोड पर हमेशा ही चलाया जाता है. तो ये था हमारा किसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हम लोगों ने MPPGCL एग्जाम के लिए आपके साथ शेयर की. द नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग थर्मल पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से थर्मल पावर स्टेशंस हैं एंड हाउ डू दे वर्क, वे कैसे काम करते हैं. तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए. कीप स्टडी एंड ट्राई कीप लिसनिंग about all your exams and keep revision for your exam. Exam is very near and we will be here again. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्टडी. थैंक यू.